नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश में दाखिल खारिज की नई व्यवस्था लागू। एक ही आवेदन पर परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम पर हो सकेगी बंटवारा भूमि की जमाबंदी। और राज्य सरकार ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज और एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कल भी इस बैठक की अध्यक्षता की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सम्मेलन के दौरान उन्होंने शासन और सुधारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। 3 दिन का यह सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं पर निरंतर वार्ता के जरिए केंद्र राज्य भागीदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मनरेगा कानून में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी फायदे के लिए शामिल करने का है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में मनरेगा के बजट में बार बार कमी की गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में निर्णय दिल्ली से नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर पर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब ग्राम पंचायतें खुद अपने विकास योजनाएं बनाएंगी। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण हिस्सों के विभिन्न जिलों में शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। को राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाये होने की संभावना है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया हवाई अड्डे से कई उड़ानें लगातार रद्द की गई हैं और कई उड़ानें देर से परिचालित की जा रही हैं। वहीं लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन भी काफी विलंब से हो रहा है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। उन्होंने पटना में कहा कि रबी फसल के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि खाद कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पार्टी संगठन को लेकर विचार विमर्श किया। श्री सरावगी ने कहा कि केंद्रीय नेताओं से प्राप्त मार्गदर्शन से पार्टी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष ने नीतियों को प्रगति में बदलते और इरादों को साकार होते देखा। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हमारे संवाददाता वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में देश की प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
साल 2025 में बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें रेल, सड़क, हवाई, समुद्री और डिजिटल नेटवर्क शामिल है। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जो देश की जीडीपी का 3.1% है। इस साल रेलवे के क्षेत्र में कई नए कीर्तिमान स्थापित हुए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जो आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ। इसके अलावा पहली बार मिजोरम को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सिर्फ रेल संपर्क नहीं, बल्कि मिजोरम के लोगों के जीवन और आजीविका में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर द नेशन, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ मिजोरम। फ्रॉम टुडे आइजॉल विल बी ऑन इंडिया's railway map. A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line, and today we proudly dedicate it to the people of the nation. देश का मेट्रो नेटवर्क 2014 में जहां 240 किलोमीटर था, वह 2025 में बढ़कर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। वहीं बिहार में पहली वंदे मेट्रो शुरू हुई, जो जयनगर को पटना से जोड़ती है। इसके अलावा विमानन क्षेत्र में भी भारत ने बड़ा मुकाम हासिल किया। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। हवाई अड्डों की संख्या 2014 में जहां 74 थी, वह 2025 में बढ़कर 163 हो गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी 1,32,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। देश की बुनियादी ढांचे में हो रहे निवेश न सिर्फ अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रहे हैं, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में एक ही आवेदन के आधार पर पूरे परिवार की जमीन की जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सिन्हा ने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल पर बंटवारा दाखिल खारिज की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब खतियानी भूमि के बंटवारे के बाद एक ही आवेदन के आधार पर सभी हिस्सेदारों के नाम से दाखिल खारिज किया जाएगा। इससे आम लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। कि सभी अंचलाधिकारी, भूमाफिया, दलाल, बिचौलिया, जमीन से जुड़े हुए मामले में शराफत और इंसानियत के आंसू बहाने वाले लोग पर सीधे कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करो, और नहीं करते हैं तो विभाग आप पर कार्रवाई करेगी। मेरे विभाग के कुछ लोग भूमाफियाओं के साथ अगर जो सहानुभूति रखेंगे तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, कठोर कार्रवाई करूंगा। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास समेत विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय के लिए किया जाएगा। इसके लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। इसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप पर विचार के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। वहीं AI क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी ICC अंडर-19 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। यह विश्व कप जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले साल 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा। टीम की कप्तानी आयुष महात्रे करेंगे, जबकि विहान मल्होत्रा उप कप्तान होंगे। में वैभव सूर्यवंशी को अंडर-19 विश्व से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 1 दिवसीय 3 मैचों के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है। यह मैच 3, 5 और 7 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्हैयाचक गांव में शराब तस्करी के मामले में छापेमारी करने गई पुलिस की QRT टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक जवान की पिस्टल भी छीन ली। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पिस्टल बरामदगी के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा इस मामले में एक पुलिस जवान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पटना के गांधी मैदान में चल रहे सरस मेला अब 4 जनवरी तक जारी रहेगा। हालांकि 1 जनवरी को मेला स्थगित रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेला की आज समाप्ति थी, लेकिन लोगों के बढ़ते उत्साह को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने इस अवधि को बढ़ा दी है। सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के अंबिका भवानी कॉलोनी में बीती रात बोरसी में अलाव जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत दम घुटने से हो गई। वहीं 4 अन्य का इलाज चल रहा है। घटना के बाद सारण के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कमरे में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से यह हादसा हुआ। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बक्सर में कहा कि हर पंचायत में पंचायती राज भवन बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। सिवान समाहरणालय में एडीजी अमित कुमार जैन की अध्यक्षता में सिवान और गोपालगंज जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें एडीजी ने अपराध नियंत्रण की स्थिति और शराब तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली। बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर 400 महिलाओं से लगभग 10 लाख रुपए की ठगी की गई। एक फर्जी कंपनी के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने बहुआरा सकरौली नहर पर वाहन जांच के दौरान 30 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पारिवारिक बंटवारे में सरकार की पहल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, बिहार में जमाबंदी की नई व्यवस्था लागू, पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी एक आवेदन पर। दैनिक जागरण ने मौसम की खबर पर लिखा है, सर्द पछुआ हवा से कांपा पूरा बिहार, राज्य में घने कोहरे की चेतावनी। दैनिक भास्कर लिखता है, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 2912 नियोजित शिक्षकों पर एफआईआर। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य में ग्रामीण सड़कों की शिकायत या सुझाव पर अब होगी त्वरित कार्रवाई। राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बिहार और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली टनल का निर्माण तेजी से पूरा करें। आज अखबार की सुर्खी है, महुआ और आरा में अगले माह शुरू होगा मेडिकल कॉलेज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश में दाखिल खारिज की नई व्यवस्था लागू, एक ही आवेदन पर परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम पर हो सकेगी बंटवारा भूमि की जमाबंदी। और राज्य सरकार ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।